Honorable Leader of the Opposition, Shri Mallikarjun Kharge. सर, आपने मुझे मौका दिया, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सर, आज 16 दिसंबर ये बांग्लादेश का लिबरेशन डे, जो हमारी बहादुर नेता इंदिरा गांधी जी पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके और बांग्लादेश को लिबरेट करके और 1 लाख लोग, 1 लाख पाकिस्तानी सैनिकों को बंदी कराकर इस देश को बचाया और इस देश की शान पूरे दुनिया में चले गई और सारे लोग और 1 लाख लोगों को बंदी करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन जिनको आयरन लेडी कहते हैं उसने ये बता दिया, अगर हमारे नजदीक अगर कोई आए तो उनकी खैर नहीं, ये उन्होंने बता दिया। और आज वो दिन है बांग्लादेश लिबरेशन, और वहाँ पर जो गड़बड़ी चल रही है, कम से कम ये लोग आंख खोलकर वहाँ के माइनॉरिटी को बचाने की कोशिश तो करें। सर, मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहता हूं और यहाँ से शुरू करता हूं, ताकि अब ये कॉन्स्टिट्यूशन हम नहीं पढ़े अब उनको बताना पड़ता है कि हमको भी थोड़ा थोड़ा पढ़ना आता है। हम नहीं सर, हम तो म्यूनसिपालिटी स्कूल में पढ़े हैं, वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं। निश्चित है कि उनकी अंग्रेजी भी अच्छी हो सकती है, उनकी हिंदी भी अच्छी हो सकती है और सभी कुछ अच्छा हो सकता है, लेकिन उनके करतूत क्या है, अच्छे नहीं। सर, मैं आपसे ये कि यहाँ है क्या तो रहेंगे, वो बाद में जवाब देंगे। सर, एक आपको शायरी सुनाना चाहता हूँ अहमद फराज की मत कत्ल करो आवाज है उसका नाम। तुम अपने अंकितों के नेज़े हर दिल में उतार जाते हो, हर दिल में उतारे जाते हो। हम लोग मोहब्बत वाले हैं, तुम खंजर क्यों लहराते हो। हम लोग मोहब्बत वाले हैं, तुम खंजर क्यों लहराते हो। इस शहर में नगमे बहने दो, बस्ती में हमें भी रहने दो। हम पालनहार है फूलों के, हम पालनहार है फूलों के, हम खुशबू के रखवाले हैं। तुम किसका लहू पीने आए, तुम किसका लहू पीने आए, हम प्यार सिखाने वाले हैं। इस शहर में फिर क्या देखोगे, इस शहर में फिर क्या देखोगे, जब हर यहाँ मर जाएगा, जब तेग पे लय कट जाएगी, जब शेर सफर कर जाएगा, जब कत्ल हुआ सूर साजों का, जब काल पड़ा आवाजों का, जब शहर खंडर बन जाएगा, जब शहर खंडर बन जाएगा, फिर किस पर संग उठाओगे, संग यानी पत्थर, फिर किस पर संग उठाओगे। अपने चेहरे आईनों में जब देखोगे डर जाओगे।
तो मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, आज की स्थिति, आज की परिस्थिति जो है, हमको बताना पड़ता है कि कैसा इस संविधान के तहत हुकूमत चलाने वाले लोग कोट कोट करके आगे का, पीछे का, बीच में का सब बोलते रहते हैं। तो उन्होंने बहुत आपत्ति उठाई सोशलिज्म पे। मैं यहाँ से शुरू करूँगा कि ये जो है संविधान में जो प्रियम्बल में लिखा है और जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में लिखा है और इसको सर्वसम्मति से जो पास हुआ है उस पर भी आपत्ति जता रहे हैं। तो आप ही सोचिए ये कॉन्स्टिट्यूशन के फेवर में है क्या अगेंस्ट में? मैं देखूं, अब उनको मालूम है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure all citizens justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity of integrity of the nation. सर, ये तो संविधान में नवंबर 26th डे ऑफ नवंबर 1949 में ये हमने स्वीकार किया है। जब हमने ये स्वीकार किया है, इसके तहत हमको चलना चाहिए, हमको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। सिर्फ एक दूसरे के खामियां निकाल के अगर आप बोलते जाएंगे तो तुमने 5000 सालों में कैसी तकलीफ हम लोगों को दी है, मुझे भी ये बोलना पड़ता है। मैं लाया हूं, आपकी मंशा क्या थी? ये संविधान जो बने वो मनुस्मृति के तहत बने। मनुस्मृति के जो कानून होते हैं, कानून होते हैं वो जो बनाए हैं, तो उसके तहत करना चाहिए था। ये जनसंघ की मंशा थी या आरएसएस की मंशा थी या आपकी मंशा थी? और आप सोशलिज्म की बात करते हो। अरे जो लोग इनइक्वालिटी पे फेथ है आपका, ये पढ़ो, या आपका भी, मैं तो पढ़ के आपको लिखा हूं, इसमें नहीं पढ़े बोल के आप मैं समझना। जो हम ये पत्ते लगाया हूं वो एक एक अगर पेज पढ़ेंगे तो आपके रोंगटे उठ जाएंगे। अगर आपके पास कुछ खत, अरे एड्रेस उनको अच्छा हो, उनको आपको देखना भी अच्छा नहीं लगता। चलो तो सर ये क्या लिखा है मैं आपको ये प्रेजेंट कीजिए। और ऐसे लोग जो लोग झंडे से नफरत करते हैं, जो लोग हमारे अशोक चक्र से नफरत करते हैं, जो लोग संविधान से नफरत करते हैं, और ये लोग आज हमको पाठ पढ़ा रहे हैं। ये क्या है? अरे आपने तो साहब ये संविधान जब बना, आपने जब ये संविधान बनी सर, उस वक्त संविधान को जलाने वाले लोग लालमय, ये जो रामलीला मैदान में बाबा साहब अंबेडकर और जवाहरलाल नेहरू जी का और महात्मा गांधी जी का पुतला वहां पर रख के इन्हों जलाए उस दिन, जिस दिन इम्प्लीमेंट हुआ। और अरे चुप बैठो, हो ना, बैठो। हाँ, जलाए सो लोग, हमको संविधान कैसा बचाया
और क्या किया, नेहरू जी को गालियां, इंदिरा जी को गालियां, और कहां तक गांधी पूरी फैमिली को गालियां। शर्म आना चाहिए। पढ़ो, इतिहास पढ़ो। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के डिबेट पढ़ने के बाद, संविधान बनने के बाद आप लोगों ने कैसी कैसी बातें संविधान के बारे में आपने बोला है, कहा है, आप तो देख लो। लेकिन ऐसे लोग टीका करते हैं। सर, और एक मैं आपको No, I'm not. No, I am not yielding. Should be authenticated. No. Honorable members, Authenticate. only when the speaker will yield, I can give an opportunity. If there are issues, you can have notice. And I'm sure the House will bear with me on this. And I have a mind to enrich myself. जो किताब आपने दिखाई है, मैं पढ़ूंगा। सर, बाद में नहीं अभी देता हूँ। मनुस्मृति, ये मनुस्मृति की किताब, ये 3-4 मैं जला वो उतना पढ़ दो और मेरे को वापस कर दो, क्योंकि आजकल मिलता नहीं। Honorable members, can I return a document put on the table? I can't. It has to be put on the table. अच्छा, मैं और एक खरीद के देता हूँ। Please continue. सर, आपको 7 दिसंबर 2022 का दिन याद दिलाना चाहता हूं, जब पहली बार सभापति के रूप में इस सदन में पधारे थे। मैंने आपके स्वागत में कहा था कि आपको नियमों, मेंबर्स के अधिकारों और भावनाओं की जानकारी बहुत है। जैसे संसद 2 सदनों के मिलकर चलती है, उसी तरह लोकतंत्र सत्ता पक्ष और विपक्ष के 2 पहियों पर चलता है। सत्ता दल का अपना सरकारी एजेंडा होता है और हम लोगों के मुद्दों को यहाँ और उनके सवालों की चर्चा हम चाहते हैं। मैंने कहा था, हमारे संविधान निर्माताओं ने जिस मकसद से राज्यसभा का गठन किया, उसी भावना से ये सदन काम कर पा रहा है या नहीं, इस पर आप गौर कीजिए, इस पर आप बोलिए। और टीका करने से आपके पाप धो जाने वाले नहीं है। जो कोविड में मरे, जो हर जगह आज जो अट्रॉसिटीज हो रहे हैं, शेड्यूल कास्ट पे हो रहे हैं, शेड्यूल ट्राइब से हो रहे हैं और महिलाओं पे हो रहे हैं। यहाँ तक आप सुने होंगे सर, मध्य प्रदेश में एक शेड्यूल ट्राइब्स के बच्चे के मुंह में यूरिन कराया, मूत्र। इन समस्याओं को पहले सुलझाओ। लोगों को जो हमारे को जो बुद्धि दे रहे हैं ना, अपनी गवर्नेंस को सुधारो, वो छोड़कर आप मनमाने बोल रहे हैं। सर, आपका शुक्रिया भी हम अदा करते हैं इसलिए कि संविधान के स्वीकार कर जाने के बाद 75 साल में आप जो चर्चा के लिए 2 दिन टाइम दिए और हमको टाइम भी अलॉटमेंट किए, लेकिन थोड़ा एक आधा घंटा 1 घंटा ज़्यादा भी हो तो हमारे लोग बोलने दो, क्योंकि जब तक आपने तो बोला है पहले ही, तो आपका धन्यवाद करता हूँ। तो इसीलिए, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम लिया तो बाकी के लोगों को मिलता नहीं, इसीलिए मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ। और दूसरे चीज़ ये है कि सबसे पहले मैं उन महान नायकों को श्रद्धांजलि देता हूँ
जिन्होंने एक समतावादी भारत का सपना देखा था। और सभापति जी, स्वाधीनता संग्राम के दौरान ही संविधान निर्माण की सोच उपजी थी। कांग्रेस के इतिहास से ये गहराई से जुड़ा है और 1931 में सरदार पटेल की अध्यक्षता में कराची कांग्रेस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकारों और आर्थिक नीति पर प्रस्ताव रखा था जो पारित हुआ। ये ऐसा ही कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना, ये मूवमेंट से बना, ये आजादी के लड़ाई से बना और उसी वक्त ये सोच थी 1931 का, ये आज का नहीं है। और नेहरू जी ने संविधान सभा की मांग को 1937 के चुनाव का केंद्रीय मुद्दा बना दिया था। महात्मा गांधी जी ने 25 नवंबर 1939 को स्टेटमेंट दिया था। क्या दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मुझे अन्य बातों के अलावा संविधान सभा के गठबंधन से उत्पन्न प्रभावों का अध्ययन करने के लिए विवश किया है। मैं और एक बार पढ़ता हूँ। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मुझे अन्य बातों के अलावा संविधान सभा के गठन से उत्पन्न प्रभावों का अध्ययन करने के लिए विवश किया है, गांधी जी ने कहा था जब उन्होंने कांग्रेस के सभापति जी सर संकल्पों की पहली बार इसे पेश किया तो मैंने इस विश्वास के साथ अपनी संतुष्टि कर ली कि उन्हें लोकतंत्र की तकनीकी बारीकियों के बारे में बेहतर जानकारी है, परंतु मैं पूर्णतः संशय मुक्त नहीं था। तथापि वास्तविक तथ्यों में मेरे सभी संशयों को दूर कर दिया गया। ये महात्मा गांधी जी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में और उस वक्त किस ढंग से संविधान बनाना और इसका किस तरीके से काम होगा, ये महात्मा गांधी जी ने स्वीकार किया जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। तो उनके लिए सुबह शाम क्रिटिसाइज करते बैठते, अरे पीछे कितना काम हुआ इसके लिए, कितने लोग लड़े, कितने सलाहें दिए, ये सब छोड़ो। महात्मा गांधी बोले वो भी नहीं सुनेंगे, नेहरू जी बोले वो भी नहीं सुनेंगे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बोले वो भी नहीं सुनेंगे, मौलाना आजाद बोले वो भी नहीं सुनेंगे। क्या सुनने वाले हैं? आप तोड़ मोड़ करके यहाँ लोगों को समझाने के लिए आए हो, क्या संविधान के ऊपर चर्चा करने के लिए आए? सर, संविधान की प्रस्तावना में मैं अभी पढ़ा, वो फिर पढ़ने की जरूरत नहीं। इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, ये सब मैंने अभी पढ़ा। इन चीजों की ही जरूरत है हमको समानता होना चाहिए, हमको स्वतंत्रता होना चाहिए, हमको बंधु प्रेम होना चाहिए और न्याय होना चाहिए। इसमें ये जो चंद शब्द हमारे संविधान में है और जिसको हमने सभी स्वीकार किया है, लेकिन इस पे भी आपत्ति हो रही है कि सोशलिज्म क्या है, फलाना क्या है। यही है कि इकोनॉमिक्स पे बात करें, नेचुरली वो एक्सपर्ट्स हैं, इकोनॉमिक में ज़्यादा एक्सपर्ट्स है और ये जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, तो नेचुरली जवाहरलाल नेहरू जी के यूनिवर्सिटी से है और वो भी इकोनॉमिक्स में इनकी पढ़ाई हो गई। नेचुरली वहाँ क्या पढ़े मुझे मालूम नहीं, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में सब जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इतने प्रोग्रेसिव है, देश बनाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है।
चाहे इकोनॉमिक्स में हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस में हो, चाहे हिस्ट्री में हो, चाहे एंथ्रोपोलॉजी में हो, चाहे अपना हर सब्जेक्ट पे वहाँ पर बहुत ही उनको मान सम्मान दुनिया में मिलता है। और बहुत से जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए हैं वो दुनिया में अपना नाम किए हैं और डेमोक्रेसी पे बहुत बड़ा विश्वास रखते हैं। लेकिन यहाँ अनडेमोक्रेटिक थिंग्स को जो खत्म करने की बात हो रही है, जो डेमोक्रेटिक थिंग्स है उसको खत्म करने की बात यहाँ हो रही, ये कैसा? अरे जो आइडियोलॉजी को आप एक बार स्वीकार करते हो ये बार बार कैसा बदलता है? आपने तो, अरे चुप बैठो भाई, अब बार बार आप कैसा बदलते हो? मैं एक ही पार्टी में हूँ कम से कम 1969 से आज तक कोई पार्टी नहीं, एक ही सिंबल है मेरा, एक गाय बछड़ा, अब क्या है हाथ। मैं किधर नहीं गए। तो यहाँ घंटे को सर जरा इनको चुप रहने का भी बोलिए, क्योंकि मैं तो चुप बैठा था जब निर्मला सीतारामन जी बात कर रही थी। कुछ नहीं सर, पता नहीं कब ये हृदय परिवर्तन हुआ इनका। 224 के चुनावों के बाद हुआ क्या पहले ही हुआ था मुझे मालूम नहीं। आज जो कॉन्स्टिट्यूशन की अब जरा आप बात कर रहे हैं, अब अभी हुआ कब हुआ मुझे मालूम नहीं, लेकिन कम से कम उनका हृदय परिवर्तन करने का काम इस देश की जनता ने 2024 के इलेक्शन में दिखाया। सर मैं और एक बात कहना चाहता हूँ, पूरा देश जानता है 1949 में आरएसएस नेताओं ने भारत के संविधान का विरोध किया था, क्योंकि ये मनुस्मृति पर आधारित संविधान नहीं था। इस बारे में आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने 30 नवंबर 1949 के अंक में विरोध करते हुए संपादकीय यानी एडिटोरियल में ये लिखा था, आप लोगों के मन में आज भी मनुस्मृति वो कायम है। मैं बार बार बोलता रहा, आप लोग उल्टा हमारे ऊपर ही इल्जाम आप लगाते रहे। सर सभापति जी, न तो इन्होंने संविधान को स्वीकार किया, न तिरंगे झंडे को माना, इसीलिए पहली बार 26 जनवरी 2002 को कोर्ट के आदेश पर आरएसएस हेडक्वार्टर पर तिरंगा मजबूरी में फहराना पड़ा। सर तिरंगे झंडे को माना, इसीलिए पहली बार 26 जनवरी 2002 को आरएसएस हेडक्वार्टर पर तिरंगा मजबूरी में फहराना पड़ा, क्योंकि कोर्ट का आदेश था। चलिए कम से कम संविधान के वर्किंग पर चर्चा के लिए तो मान लिया आपने कि अब हम सभी लोग तिरंगे के नीचे ही काम करेंगे। सभापति जी, हमारा संविधान भारत के हर व्यक्ति को शक्तिशाली बनाता है, गरीब और कमजोरों की आवाज है, सत्ता का नैतिक मार्गदर्शक है, जाति, पंथ, लिंग या आर्थिक आधार पर भेदभाव करने की इसमें गुंजाइश नहीं है। लेकिन संविधान पर खतरा बना हुआ है। आने वाली पीढ़ियों के लिए इसे सहेज कर रखने के लिए हमें लगातार चौकन्ना रहना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि इनकी मंशा कब बदलती क्या होती मालूम नहीं है। इसीलिए क्योंकि जो लोग 70 साल पहले
अपनी पार्टी जो स्थापना की थी और अपना इनका जो मेन सपोर्टर है आरएसएस, ये सब लोग इसके खिलाफ बोलते गए, लेकिन कम से कम उनको अब देश के यानी सुरक्षित रखने का, एक रखने का अब बुद्धि देश के लोगों ने दिया। इसलिए मैं आपके तरफ से, आपके ओर से उनको भी धन्यवाद देता हूं, आपके बदलते हुए नीति को, और जो सम्मान कॉन्स्टिट्यूशन को दे रहे हैं, सम्मान झंडे को दे रहे हैं, सम्मान देश के लोगों को दे रहे हैं, और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जो बनाए हैं ये सारी चीजें, उनका भी याद आपको अब आ रहा है। इससे पहले उनको याद ही नहीं था, वो सब डूब गए थे। सर, मैं जब बहुत से शक्तिशाली देशों ने यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज नहीं था, महिलाओं को वोट का हक नहीं था, तब भारत में महिलाओं के समेत सभी को यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का अधिकार अगर किसने दिया, वो कांग्रेस ने दिया, संविधान ने दिया। और ये संविधान अडल्ट फ्रेंचाइज, सर आपको तो मालूम है कि कितने देशों के, आप भी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े होंगे, बहुत से महिलाओं को, या ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो, यूके हो, फ्रांस, वहां पर डेमोक्रेसी की बहुत बातें करते थे, लेकिन डेमोक्रेसी के साथ, संविधान के साथ उनको वोटिंग का पावर नहीं मिला था। ये एक ही देश ऐसा है जिस दिन हमारे को ये मिला, आजादी मिली, संविधान इंप्लीमेंटेशन हुआ, उस दिन से अडल्ट फ्रेंचाइज सबको मिला। गरीब, अमीर, कम से कम काम करने वाले लोग, मजदूर, किसान, सबको मिला। और ये किसकी देन है साहब? ये नेहरू जी की नहीं है, ये अंबेडकर की नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का नहीं है। और वहां पर जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में इनके मेंबर थे, वो सब चिल्लाते रहते थे। मैं पूरा वो डॉक्यूमेंट्री देखा हूं, आप भी देखिए, 10 घंटे का डॉक्यूमेंट्री है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का। अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कौन कौन क्या क्या किस उस वक्त बोले हैं, किस क्लॉज पे किसने क्या बात रखी है, किस आर्टिकल पे कितने बहस हो गए। जरा देखे तो मालूम होता है जे कामत जी क्या बोले और फलाना साहब ने क्या बोला और जनसंघ के हमारे नेता क्या बोले, ये सब उसमें मालूम होता है। तो इसीलिए आप जरा वो देख लीजिए, उनको दिखाइए, तो बहुत बड़ा, वो भी राज्यसभा की देन है, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट उन्होंने ही बनाया। और उसके बाद वो भी देखिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का डिस्कवरी ऑफ इंडिया, वो भी एक 40 घंटे का है। तो वो भी एक बार देखे तो आपको मालूम होता है दुनिया में पहले कैसी थी, हिंदुस्तान कैसा था, बाद में हम किस ढंग से इतने सिविलाइज्ड होकर काम कर रहे हैं, और क्या वो सामाजिक समानता थी, ये सारी चीजें उसमें आप देखेंगे। ऑर्गेनाइजर में 51-52 के चुनावों के दौरान यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के खिलाफ लिखा गया। ये तो सही है ना? अच्छा, पंडित नेहरू ये बोले साहब, उन्होंने कहा अडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में 51-52 को उन्होंने बोला, ये कहा, पंडित नेहरू would leave to confess the failure of universal adult franchise in India. Shall I read? Pandit Nehru would leave to confess the failure of universal adult franchise in India. यानी यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज को, जो महिलाओं को वोटिंग मिलता था, जो शूद्रों को वोटिंग मिलता था, जो गरीब लोगों को मिलता था, इसके बारे में अपोज अगर कोई करे, वो आरएसएस के लोग करे, ये लोग जनसंघ के लोग करे, और आज हमको पाठ पढ़ाते हो। और मैं ये कहना चाहता हूं, और उन्होंने कहा कि ये सत्यानाश होने का खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी देखेंगे। अरे
आप सब अडल्ट फ्रेंचाइज में ही वोट देकर आए हैं, दिए या नहीं? और आप ले रहे हैं वोट भी उसी के वजह से। तो मेरे को कहना ये है कि जो बातें आप अच्छी बातें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की थी और गांधी जी की थी और दूसरे नेताओं, वो सब छुपा छुपा के कट एंड पेस्ट, जो अच्छा लगता है वो पढ़े। और यहाँ जो हमारे प्रधानमंत्री जी वहाँ लोकसभा में जो कहे थे, मैं उनका भी पूरा स्पीच देखा, लेकिन वो टिप्पणी यहाँ नहीं करना। और राजनाथ सिंह जी का वो भी देखने के बाद मुझे ऐसे महसूस हुआ कि वो जो भी कोट वहाँ कर रहे थे, सब कोट जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बोला था और दूसरे नेता वही कोट किए, इनकी दिल की बात बाहर नहीं आई। वो खुद इस संविधान को चाहते या नहीं चाहते, हमको क्रिटिसाइज करने के लिए, टीका करने के लिए कौन से पैराज, कौन से शब्द प्रयोग करना उतने उठा के वो बोलते गए। लेकिन आपने क्या किया वो बोला ही नहीं। आप देश के लिए क्या किया बोला नहीं। आप कितने बार जेल गए बोले नहीं। आप कितना पीड़ा देश के लिए आपने सहन किया ये कहा नहीं। अरे देश के लिए जो लोग लड़े नहीं, उनको आजादी का महत्व क्या मालूम है और संविधान का क्या मालूम है? जो पसीना बहाए, घर छोड़ के चले गए, विद्या अपूर्व करके रहे, और ऐसे लोग आज उनके बारे में, वो स्वर्गवासी होने के बाद आप उनकी बात करते हो। चुप बैठो तुम, अभी जाके तुम्हारे डिफेंस मिनिस्टर के पास सीख के आओ। सर, आज हमको इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। हमने क्या किया, क्या करना है, और जो वायदे हमने किए थे हमको भूले हुए। वो प्राइम मिनिस्टर का स्पीच पढ़ा मैं, तो हमको सिखा रहे थे ये जुमले वाले हैं और ये झूठ बोलते हैं, ऐसा बोल के उन्होंने, अरे भाई झूठ नंबर 1 तो आप ही है। 15 लाख दे तो बोले सर अभी इंतजार कर रहा है, नहीं मिल रहा है। हाँ, और वो लोगों को 2 करोड़ रोजगार देने का बात, वो झूठ है सच है? और किसानों को एमएसपी डबल करने का सर मिला? आपका मतलब असत्य, असत्य, झूठी डिलीटेड। देखो साहब, ये असत्य है, घोर असत्य है, घोर असत्य है। तो ये चीजें, पर झूठ नहीं है। हाँ, जो उनका भी आप जब बोले, देखो मैं अपनी गलती को स्वीकार करता हूँ, झूठ नहीं बोलना ये अनपार्लियामेंट्री आपने बताया और है भी, तो मैंने छोड़ दिया उसको। लेकिन इन्होंने बार बार बोले। अब सीताराम जी का भाषण आपने गौर से सुना, मेरे निर्मला सीताराम जी, सॉरी, तो उन्होंने ये कहा कि इट इज अ लाई, ये पार्लियामेंट्री है, अनट्रूथ, ट्रूथ, ये शब्द यूज करना, लेकिन उनको अलाउ कर दिया, मेरे को ठोक दिया। सर और एक बात वहां पर बोले कि खुद उन्होंने ऐसे स्लोगन दिए और सब वो जुमले, हमारे को वो जुमलों का इल्जाम हमारे ऊपर लगा रहे हैं। तो वो ये जुमले वाले लोग देश को भ्रमित कर रहे हैं और असत्य बातें बोलकर
लोगों को धोखा दे रहे हैं। और फिर बात तो यहाँ पर आकर ऐसा बोल देते हैं कि वो क्या हमारे पास बोलते हैं कन्नड़ा में, झूठ 100 बार बोल के नहीं, सॉरी, असत्य 100 बार अगर बोलते गए तो उसको वो सत्य के इसमें हो सकता है। वैसा ये गोबेल्स से भी ज्यादा, गोबेल्स जो झूठ उन्होंने असत्य बातें करते थे उससे भी 100 गुना ये लोग करते हैं। और फिर ऊपर से लोगों को हमको कहते हैं इनने आपने क्या किया, इमरजेंसी में क्या किया, फलाने में क्या किया। नेहरू जी ने कितने बार बोलता हूँ, नेहरू जी ने कैसा किया, क्यों करना पड़ा पहला अमेंडमेंट और किस वजह से हुआ, वो बोलूंगा। सर, मोदी साहब का तो 1 घंटा 50 मिनट भाषण हो गया, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर का 1 घंटा 10 मिनट हो गया, तो 15-20 उन्होंने 1 घंटों से बात करने की भी उनका पहले से प्रैक्टिस है, क्योंकि बजट और जब पेश करते हैं उस वक्त भी बोलते हैं, तो नेचुरली सर पीएम या तो अतीत में रहते हैं या कल्पना लोक में। ऐसा लगता है कि वर्तमान उनकी डिक्शनरी में नहीं है। बेहतर होता कि तो वो बता देते कि 11 साल में ऐसा कौन सा काम किया है जिससे हमारा लोकतंत्र और संविधान मजबूत हुआ। डिमोनेटाइजेशन हो, दूसरे हो, सब खत्म करने की बात ही करें, गरीबों को आर्थिक दृष्टि से कुचले। ऐसे लोग हमको पाठ पढ़ा रहे हैं कि आर्थिक मजबूती हमने की। अगर सोशलिज्म की बात करते उसको भी टीका आपने किया। मैडम, अगर सभापति जी, अगर सोशलिज्म ये जो है लैंड रिफॉर्म्स नहीं आता, बैंक नेशनलाइजेशन नहीं होता, फूड सिक्योरिटी एक्ट नहीं आता, नरेगा नहीं आता, तो आज गरीब मरते थे। और कोविड में आपको जो आश्रय मिला वो नरेगा से मिला, वो फूड सिक्योरिटी से मिला, और कंपलसरी एजुकेशन एक्ट के तहत जो बच्चों को आज पढ़ाई हो रही, ये है काम। ये नहीं बात में किस भाषा पे भी ठोको, भाषण करते हो, लेकिन उसका परिणाम क्या है? कुछ नहीं। और ये बात हमेशा वो करते हैं, तो जिससे हमारा लोकतंत्र और संविधान मजबूत हुआ है। और प्रधानमंत्री जी के एक बार फिर सदन और देश के गुमराह करने की कोशिश की और कहा ये जरा सुनिए साहब, 1947 से 1952 के बीच में कोई इलेक्टेड सरकार नहीं थी और वो गैर कानूनी संशोधन ला रहे थे, ये मोदी साहब का कहना है। तो मोदी साहब के लिए मैं उनकी याददाश्त के लिए रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि देश की आज़ादी में ना उन्होंने हिस्सा लिए ना मैं हिस्सा लिया। नेहरू जी लिए और महात्मा गांधी जी लिए, सरदार पटेल लिए, ये लोगों ने जो किया काम उस पर टिप्पणी करने का हमको कोई अधिकार नहीं। और दूसरा, उन्होंने नेहरू जी, पटेल जी, बाबा साहब खुद अपने श्याम प्रसाद मुखर्जी की क्रेडिबिलिटी पर हमला हुआ। वो हमला बोले क्योंकि ऐसे लोगों के बात कर रहे थे जिनको उन्होंने कभी सुना नहीं, कभी देखा नहीं, उनके साथ कभी लड़े नहीं। तो नेहरू जी के खिलाफ नफरत में आप इतना बह गए कि आपने संविधान सभा, अंतरिम सरकार और अंतरिम संसद सब पर सवाल खड़ा कर दिया। और इसमें
सभी में श्याम प्रसाद मुखर्जी भी थे। तो इसीलिए कम से कम आप बोलते वक्त जरा ये तो सोचना चाहिए, मैं क्या अपने नेता के खिलाफ बोल रहा हूँ, क्या नेहरू के खिलाफ बोल रहा हूँ, क्या किसी और के खिलाफ बोल, इतना सोच के तो अगर बोलते तो मैं समझता था कि नेचुरली या उन्होंने रात में जो भी पढ़ा सुबह बोला होगा, भूल गए होंगे, या उनके जो भी एडवाइजर है लिख के दिए होंगे बोले होंगे। हमारे गलतियां हम दुरुस्त कर लेना चाहिए, चाहे मोदी जी हो, चाहे नड्डा जी हो, चाहे मैं। हम अपनी गलती को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक आपकी बातों में कोई वजन नहीं रहेगा। दूसरी चीज, प्रधानमंत्री ने ये भी कहा 1951 में जब चुनी सरकार नहीं थी, नेहरू जी ने अध्यादेश लाकर संविधान को बदला। सुने आप, ये उनके ही वर्ड है जो मेरे को प्रेस में मिला और कच्ची कॉपी जो मिली। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं क्यों लाया गया। प्रधानमंत्री जी शायद भूल गए कि संविधान का पहला संशोधन प्रोविजनल पार्लियामेंट ने किया था। प्रोविजनल पार्लियामेंट ने किया था, जिसके सदस्य संविधान सभा के ही सदस्य थे, इंक्लूडिंग हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो ये संशोधन इसलिए हुआ था ताकि पिछड़ी जातियों को आरक्षण दिया जाए और जमींदारी अबोलिशन हो सके। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि उस दौरान स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दुर्यराजन मामले में मद्रास स्टेट के रिजर्वेशन के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। तो आप बोल रहे ये रिजर्वेशन निकाल दे, SC ST का नहीं सकता। अरे बाबा, उन्होंने गया सुप्रीम कोर्ट ने इसको इस रिजर्वेशन को खत्म करने की फैसला दी, तब ये जो अपना आर्टिकल 15(4) ये आ गया, 15(4) आ गया, उस वक्त आ गया। तो आप वो नेहरू जी के ऊपर ब्लेम रहा है, नेहरू जी ने ऐसा, अरे ये तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का सजेशन था, वल्लभ भाई पटेल का सजेशन था। उन्होंने ये कहा ये जो लैंड रिफॉर्म्स का है और उसके बाद 9th शेड्यूल इसको बाद में जोड़ा गया और ये मंशा थी SC ST OBC और एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन के आरक्षण मिल सके। तो इसीलिए इस संशोधन का एक तीसरा पक्ष सांप्रदायिक दुष्प्रचार रोकना भी था। सरदार पटेल जी ने 3 जुलाई 1950 को इस बारे में पंडित नेहरू को विस्तार से पत्र लिखकर संविधान संशोधन की ही समस्या का हल बताया। और एक बार बोलो, नहीं, क्योंकि ये आवाज प्राइम मिनिस्टर तक जाना भी, तो इसीलिए सरदार पटेल जी ने 3 जुलाई 1950 को इस बारे में पंडित नेहरू को विस्तार से पत्र लिखकर संविधान संशोधन को ही समस्या का हल बताया। अमेंडमेंट इज द ओनली रेमेडी। दिस इज सजेस्टेड बाय सरदार पटेल एंड उनका भी अपमान कर रहे, उसको ऑथेंटिकेट करके रख लेंगे। हाँ, सरदार पटेल ने अपने पत्र में कहा था, सरदार पटेल ने अपने पत्र में कहा था, एज यू से वी हैव इन्वॉल्व्ड ourselves in so many legal and constitutional difficulties that we do not know how to overcome them. My own feeling is that very soon
we shall have to sit down and consider constitutional amendment. ये किसने कहा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और उनको भी आप इंसल्ट कर रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम से सभी को इंसल्ट कर रहे हैं। वो जोश में आकर नेहरू जी ने वो किया। अरे नेहरू जी क्या करना चाहते थे? वो पटेल भी था, उसके साथ थे, अंबेडकर उनके साथ थे, और वो SC ST बैकवर्ड एजुकेशनल और एम्प्लॉयमेंट के लिए जो यहाँ पर उनको मार पड़ी थी, उसको ठीक करने के लिए अमेंडमेंट लाए, और वो पहला अमेंडमेंट था। अगर ये पहला अमेंडमेंट देश के लिए नहीं, शोषितों के लिए नहीं, तो आप कह सकते थे अपने लिए लाए। बताओ इसमें सब। और ये मेरे वर्ड नहीं है, इस अपने सरदार पटेल साहब के वर्ड है। सभापति जी, इसलिए मुख्यमंत्रियों को नेहरू जी ने पत्र लिखा था, जिसका जिक्र मोदी जी ने अपने भाषण में तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर नेहरू जी को बदनाम करने के लिए किया, जिसके लिए उनको देश से माफी मांगना चाहिए। ये मेरा डिमांड है। जो सत्य को अगर मोड़ तोड़ के रखते हैं देश के सामने और बदनाम करने की कोशिश करते हैं, इसीलिए उनको इस सदन में, उस सदन में माफी मांगना चाहिए और देश के जनता से माफी। और ये चीजें आप पढ़े तो मिलते हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन इसमें डिबेट में मिलते हैं, लेकिन फिर भी आप गुमराह करते हो लोगों को। इस संशोधन पर खुद बाबा साहब ने 2 घंटे सदन में इसे डिफेंड किया था। और एक बार पढ़ो, इस संशोधन पर खुद बाबा साहब ने 2 घंटे सदन में इसे डिफेंड किया था। मैं पूछना चाहता हूं कि मोदी जी को एतराज किस पर है? क्या SC ST पर, क्या OBC पर, क्या आरक्षण पर, और उनका किनके ऊपर एतराज है? अरे आरक्षण को सुरक्षित रखने के लिए, उनके राइट्स को दिलाने के लिए अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी अमेंडमेंट कराते हैं तो वो क्या दलितों के खिलाफ हो गए, SC के खिलाफ हो गए, ST के खिलाफ हो गए, आदिवासियों के खिलाफ हो गए? मैं पूछना क्यों ऐसी बातें करके लोगों को असत्य बातें बिठा रहे उनके दिमाग में? आप प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं, आपकी इज्जत करेंगे आपका कुछ, लेकिन ऐसी असत्य बातें जनता के बीच अगर लेके गए, इससे बहुत बड़ा देश को नुकसान होगा। सर, ये लैंड रिफॉर्म्स, आप बड़े किसान हैं, क्षमा चाहता हूं, या छोटे किसान हैं मुझे मालूम नहीं सर, इसलिए एक मिनट नहीं हंसने की बात नहीं। मैं कृषक पुत्र हूं। यानी आप कृषक नहीं हैं, ठीक है, ठीक है। तो मैं तो बस आगे चलिए। शुरू किया था। मोदी जी के एतराज किस पर है? या वो गरीब किसानों को जमीन का मालिकाना हक मिलने पर उनके एतराज है? क्योंकि लैंड रिफॉर्म्स जो आना, उसके लिए भी गरीबों के तरफ से वो लड़ रहे थे, और सरदार पटेल से नाराजगी है। हम कहते हैं कि बीजेपी आरक्षण के विरोधी है और इसीलिए वे कास्ट सेंसस के खिलाफ है। सर, सभापति जी, देश के स्वाधीनता आंदोलन के बारे में मोदी जी को ज़्यादा पता नहीं है, इसीलिए क्योंकि वो इस विषय पे जाना नहीं चाहते, जो उन्होंने उस सफ़र में शामिल ही नहीं हुए थे, तो उसकी बात तो रह गई। अरे मैं खुद अपने को भी बोल लिया। आपके पिताजी थे अभी, तो 1946 के कैबिनेट मिशन प्लान के तहत कांग्रेस ने एग्जीक्यूटिव काउंसिल में नेहरू जी को वाइस प्रेसिडेंट बनाया था। इसीलिए उन्होंने
1947 में अंतरिम सरकार का नेतृत्व किया। देश का पहला आम चुनाव 51-52 में हुआ, जिसमें नेहरू जी प्रधानमंत्री बने। तब सरदार पटेल जी इस दुनिया में उस वक्त नहीं थे। इसके बाद 1964 तक लगातार नेहरू जी प्रधानमंत्री बने रहे। मोदी जी जैसों के लिए ही सरदार पटेल ने 14 नवंबर, सर इधर जरा ध्यान से, मोदी जी जैसे सरदार पटेल ने 14 नवंबर 1949 को नेहरू जी के जन्मदिन पर लिखे बधाई पत्र मैं पढ़ता हूं, आपकी इजाजत हो। कुछ स्वार्थ प्रेरित लोगों ने हमारे विषय में भ्रांतियां फैलाने की कोशिश की है और कुछ भोले व्यक्ति उन पर विश्वास भी कर लेते हैं। ये जो है, ये खुद वल्लभ भाई पटेल जी ने लिखा है। लेकिन वास्तव में हम लोग आजीवन सहकारियों और बंधुओं की भांति साथ काम करते हैं। अवसर की मांग के अनुसार हमने परस्पर एक दूसरे के दृष्टिकोण को अनुसार अपने को बदलता है और एक दूसरे के मतभेदों का भी सम्मान किया है, जैसा कि गहरा विश्वास होने पर ही किया जाता है। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का उन्होंने लिखा हुआ पत्र है उनके जन्मदिन पर। लेकिन आज उनमें झगड़ा लगाने की कोशिश करते हैं। वल्लभ भाई पटेल नहीं चाहते थे, नेहरू जी वैसे थे। अरे वो उनके खुद के भाषण पढ़ो ना, उन्होंने क्या लिखा है लेटर वो पढ़ो, गांधी जी क्या बोले वो पढ़ो। लेकिन वो पढ़ना छोड़ के सब सुनी जो आरएसएस ट्रेनिंग में वो देते हैं वही बातें यहाँ पर बोलने से फायदा नहीं है। यहाँ संविधान की बात करो और जिनको आप टीका टिप्पणी करते हो उन नेहरू जी का पत्र देखिए, वल्लभ भाई जी का पत्र देखिए, महात्मा गांधी जी का पत्र देखिए। संविधान बनाने के लिए उन्होंने आखिरी में कैसा फैसला लिया, ये सब देखने के बाद अगर कुछ कहते तो मैं कहूँगा बहुत हमको ज्ञान दे रहे हैं, हम कोई छोटे मोटे स्कूलों में पढ़ के आए, बहुत बड़ा ज्ञान हमको यहाँ मिल रहा है, ऐसा सोचेंगे। लेकिन वो सब छोड़ के टीका कर रहे हैं और मैं आपके सामने पूरा सही डॉक्यूमेंट पेश कर रहा हूँ। सर, सभापति जी, रक्षा मंत्री जी ने लोकसभा में बोलते हुए कांग्रेस पर संविधान बनाने के श्रेय को लेकर कटाक्ष किया। किसका क्या श्रेय बनता है? बाबा साहब ने खुद कहा है, जिसमें मैं कोट करूंगा, द टास्क ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी would have been a very difficult one if this constituent assembly has been merely a motley crowd. There would have been nothing but chaos. This possibility of chaos was reduced to nil by the existence of Congress party inside the assembly, which brought into its proceedings a sense of order and discipline. ये बाबा साहब अंबेडकर ने कहा और लोगों ने सुना और ये नमूद हुआ है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के डिबेट में और उन्होंने ये ओपनली कहा। अब वो भी टीका कर, बाबा साहब का सम्मान नहीं दे, बाबा साहब, अरे तुम तो बिगिनिंग से ही उनका सम्मान नहीं कर रहे। ये तो उन्होंने खुद कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में उन्होंने कहा, अरे तुम तो उनके खिलाफ थे। सर, मैं बीच में मेरे को याद आया, बोल सकता हूँ सर, जब संविधान में तिरंगा झंडा और
नहीं नहीं, ये जब यहाँ पर स्वीकृत हो गई, जब तिरंगा और कॉन्स्टिट्यूशन ये सब, तो मुंबई के रेलवे स्टेशन पर बीजेपी वालों ने और ये अपना हिंदू महासभा वालों ने और आरएसएस वालों ने जाकर उन्होंने सैफरीन झंडा दिखाया। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, बाबा साहब, अरे जनसंघ भाई, अरे तुम्हारा पहला अवतार, जैसा हमारे धर्म में 10 अवतार होते हैं, तुम्हारा वो दूसरा अवतार और पहला अवतार, तो छोड़ दीजिए उसको। सर उनको झंडा दिए। तब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, क्या मैं ये सैफरीन झंडे के लिए, इसको देखने के लिए मैं आया हूं? मेरा झंडा अलग है, तिरंगा झंडा, और ये देश का झंडा ही रहेगा, ये काम नहीं चलेगा, प्लीज हटो बोल के उनको हटकर आगे चले। और ये बॉम्बे रेलवे स्टेशन पे घटना घटी, और आज ये बोलते हैं कि अंबेडकर नेहरू जी के खिलाफ थे और संविधान बनाते वक्त उनको सम्मान नहीं। ये तो खुद बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि ये जो मुझे सम्मान मिला और इतना कांग्रेस के वजह से मैं ये घटना बना सका, और वो भी स्मूथली बना, कोई भी इसको उस वक्त डिस्टर्ब नहीं किया। सर मैं आपसे और एक विनती करूंगा, आगे चलकर उन्होंने ये भी कहा, द कांग्रेस पार्टी इज देयरफॉर entitled to all the credit for the smooth sailing of the draft constitution in the assembly। ये उनका, अगर वो दुखी होते सर ये बोलते थे, और कहीं की बात तो कहीं। अब अपोजिशन पार्टी में जब बाबा साहब अम्बेडकर थे, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के वो प्रेसिडेंट थे, और जो मंडल हमारे बंगाल के वो जोगेंद्रनाथ, बैरिस्टर जोगेंद्रनाथ मंडल, वो सेक्रेटरी थे, तो नेचुरली उनकी पार्टी अलग थी। तो उसमें जब उनको वहां से हार हो गई, तब यहाँ पर जोगेंद्रनाथ मंडल ने सेक्रेटरी वेस्ट बंगाल में वो रिसिग्नेशन दी। राजीनामा देने के बाद उनके सीट पर बाबा साहब अम्बेडकर चुन के आए। तुम्हारी मेहरबानी से नहीं है, तुम लोग वैसा बड़ा बड़ा के ले रहे ना, तुमसे नहीं है। अरे तुम तो उनके खिलाफ थे, और आपके जो जनसंघ के नेता थे उन्होंने भी वहीं से चुन के आए थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। क्योंकि वो जल्दी याद नहीं आता श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, क्योंकि कभी ज्यादा नाम लिया नहीं, उनको याद है। लेंगे भाई, लेते वक्त, अब ले रहा हूं ना। सर चेयरमैन साहब, इस सदन के माध्यम से ये देश को बताना चाहता हूं, संविधान सभा में कांग्रेस को प्रचंड बहुमत था। बाबा साहब अम्बेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन चुना गया। खुद बाबा साहब ने अपने 25 नवंबर 1949 के भाषण में कहा था, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। साहब आप उधर देख रहे हैं, इसलिए मेरी बात आपके पास 99% आप ही देख रहा हूँ, लेकिन 1% ही बहुत इंपॉर्टेंट। 100 बनाने के लिए 1%। 99 तेंदुलकर ने 10 बार मारा, 99 और 12, लेकिन 99 मारा, लेकिन सेंचुरी नहीं हो सका। तो इसीलिए मैं आपसे विनती करूं, ये बहुत मुद्दा है। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ था जब ड्राफ्टिंग कमेटी मुझे अपना अध्यक्ष चुना समिति में। मुझसे बड़े, मुझसे बेहतर, मुझसे सक्षम कई लोग थे। सबको पता है कि जब आज़ादी मिली तो देश में सुई भी नहीं बनती थी, खाने पर
कोई अनाज नहीं था। केवल 35 साल की औसत उम्र थी, लेकिन पिछले 60-70 सालों में देश ने बहुत तरक्की की। और आप बोलते 55 साल में आपने क्या किया, 70 साल में क्या? अरे बाबा, हम अगर नहीं करते, तुम लोग इंजीनियर हो के यहाँ नहीं बैठते, डॉक्टर हो के नहीं बैठते थे, और मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री भी नहीं बनते थे, और मैं एक लेबर का बेटा अपोजिशन लीडर भी नहीं बनता था। ये सोच के रखिए आप, तुम अपने आप को 30 मार का मत समझिए। ये सब देन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, महात्मा गांधी की, डॉक्टर अंबेडकर की, वल्लभ भाई पटेल की है। तुम्हारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। नेहरू जी आधुनिक भारत की नींव रखी। सर, हाँ, तुम हमारे पार्टी में आए तो देखेंगे। सर, नेहरू जी ने आधुनिक भारत की नींव रखी, शास्त्री जी ने हरित क्रांति की बुनियाद रखी, इंदिरा जी ने देश को परमाणु शक्ति से संपन्न बनाया, सामाजिक न्याय के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम दिया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, राजीव जी ने संचार क्रांति लाई और पंचायती राज और लोकल बॉडीज का आधार बनाया, जिसको नरसिंह राव ने 73rd 74th संविधान अमेंडमेंट। इनको बोलो, आपको बधाई दे रहे हैं। अरे वो कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, मेरी पहचान हैदराबाद से थी उनकी। नहीं, आपको बधाई दे रहे हैं। अरे मैं ये कह रहा हूँ 73-74 अमेंडमेंट जो राजीव गांधी जी की सपना थी और जो उन्होंने तैयार किया था, उसको आगे लाया गया। और आज जो महिलाओं को रिजर्वेशन मिल रहा है, जो मेयर का हो, जो पंचायत का हो, जो जिला पंचायत अध्यक्ष हो, ये सब जो मिल रहा है मैडम, ये कांग्रेस की वजह से मिल रहा है। ये कांग्रेस ने एक्ट लाया। महिलाओं को क्या करे, महिलाओं को क्या करे, ये करे, उनको अध्यक्ष बनाए, मेयर बनाए, पंचायत मेंबर्स बनाए, तालुका पंचायत मेंबर्स बने, ये बनाए। अगर हमारी सत्ता आएगी तो हम तुमसे भी तेजी से महिलाओं का आरक्षण बिल इम्प्लीमेंट करेंगे। अरे हर चीज एक ही दिन में नहीं होता, तुम लोग अपोज करें उस वक्त, चलो। और मनमोहन सिंह ने हर एक सुधारों का काम किया। प्रधानमंत्री की आधारहीन बातों से इतिहास बदल नहीं सकता। जो सत्य है वो सत्य है, जो असत्य है वो असत्य है। इसीलिए कम से कम वो अपना ध्यान इधर रखिए। हम फर्जी आंकड़ों की नीति नहीं करते। अगर कांग्रेस की सरकार को असली उपलब्धियां बताने लगूंगा तो आपके पास समय नहीं है, और मुझे भी ज़्यादा कुछ बोलना है, लेकिन थोड़ा तो मुझे बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि हमको उधर से इतने लोग बात करके ठुकते रहे। असत्य बातों को उन्होंने सही बोल के बताने को सारे दुनिया कोशिश की, लेकिन हम उससे डरने वाले नहीं हैं। उत्तर को प्रत्युत्तर देंगे और सत्यता पे आधारित उत्तर देंगे। सर, संविधान के अनुच्छेद 15 के तहत धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव रोका है, लेकिन आज क्या कुछ घट रहा है ये सबको पता है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने चैलेंज समझा था, इसलिए कि 40 सेकेंड
अमेंडमेंट लेकर आई जिसके तहत सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म को प्रियम्बल में जोड़ लगाया और आर्टिकल 51A यानी तुम्हारी फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है वो बताए। तो वो गलत है। फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है अगर आप देख लेंगे तो आपको मालूम होता है। और मैं ये बताना नहीं चाहता हूं क्योंकि आप वो बात को छुपाना चाहते हैं, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। तो इसीलिए ये कर्तव्य, हाँ, जो मोदी साहब ने नाम रखा है कर्तव्य पथ, हाँ, लेकिन कर्तव्य को ही भूल गया। 51A का जो आर्टिकल है उसी को भूल गए हो। वो सेक्युलर, सोशलिज्म, ये सब फालतू के वर्ड है, निकाल लो। ये कर्तव्य पथ में गड़बड़ी हो रही। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कम से कम जब कभी वो आपके पास आएंगे, ज़्यादा तो इधर नहीं आते, कहीं मिले तो भी आप कह सकते हैं जरा संविधान के तहत चलो। लोग राज्यसभा में बोल रहे हैं, मुझे बड़ा दिक्कत होता है उसका उत्तर देना, इसीलिए आप ये कीजिए सर। और एक बात मैं बोलूँ, सुप्रीम कोर्ट ने सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म को संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा माना और जजमेंट आफ्टर जजमेंट ने इसे सही ठहरा दिया। तो रिसेंटली उसको तो मानते ना, हम बोले ठीक है, चीफ जस्टिस बोल रहे हैं जज ये सही है कह रहे, लेकिन दुनिया सही कह सकती है, लेकिन मोदी साहब कभी इसको मानेंगे नहीं। वो अपनी ही बात करेंगे, वो जो बोलते हैं वही सही। तो इसलिए आज आप भले ही राजनीति करने के लिए प्रधानमंत्री कोसने का मौका नहीं छोड़ते, खास करके जो शहीद इस देश के लिए हो उनका नाम लेकर बात करते हैं। और इमरजेंसी की बात तो बहुत बार हो गई। अब जब से इलेक्शन से पहले भी इमरजेंसी की बात, इलेक्शन आने के बाद भी हुई, फिर उसके बाद में एक इलेक्शन में भी, दूसरे इलेक्शन में भी, तीसरे इलेक्शन में भी हुई, सदन में भी हुई, यही बात करते रहते हो। लेकिन उसका तो उन्होंने उत्तर दिया, जो गलती हो गई गलती हुई है, लेकिन इसके लिए हमको सुधारना है। तो इन्होंने कितना टीका किया, उन्होंने सहन किया, आपने उसको सदन से बाहर निकाला। और इंदिरा गांधी जी 1980 में थम्पिंग मेजॉरिटी से चुन किया, थम्पिंग मेजॉरिटी से, सिर्फ 2 साल में। कहाँ गया तुम्हारा ये जो टीका टिप्पणी को उत्तर? लोगों नहीं देते ना, चुनाव करके ही होता। तो ये चुनाव आया और जनता का निर्णय हुआ, ये अदालत में तो आपने निकाल दिया, ठीक है, उन्होंने भी मांग गए, लेकिन उसके 2 साल बाद उन्होंने थम्पिंग मेजॉरिटी से आके फिर तो ये अरे भाई, सो इसीलिए उन्होंने गलत बताया और उनको सत्ता से बाहर भी रहना पड़ा। लेकिन आज उनको सभी लोग याद करते हैं और इंदिरा जी को सभी लोग मानते हैं। ये लोग, बहुत से लोग वोटिंग को गए होंगे, अब हमारे लोग भी उधर गए हैं, बाहर के भी गए हैं। ये संगम है सर, सामने वाले रोड पर बैठे, हाँ, संगम। ये सामने वाले बैठे तो ठीक है, वो पहले, लेकिन सेकंड, थर्ड, फोर्थ पे जो बैठे हैं ना, वो सब या इधर से उधर गए, उधर से इधर आ गए, या हर पार्टी से वहां गया, क्योंकि ईडी मशीन, सीबीआई। जयराम जी कह रहे हैं कुछ, हाँ, जयराम जी कुछ कह रहे हैं आपको। हाँ, तो हर लोग यहाँ, वो एक वॉशिंग मशीन बड़ी खरीदी है, कौन? हमारे
शाह साहब इतना बड़ी वॉशिंग मशीन करे, आदमी अंदर जा सकता है और क्लीन होके बाहर आता है, अंदर जाके क्लीन होके बाहर आता है। और वो जाके इतना जोर से चिल्लाता है, अरे क्या खाया पिया रहा राज किया, कोई सब कुछ बना। वही यहाँ पर हमको बुद्धि पढ़ाते हैं और उल्टा बयान देते हैं। तो ऐसे लोग इस देश में हैं, ऐसे लोग सर हम संवैधानिक प्रावधान के तहत कांग्रेस पार्टी ने देश में कास्ट सेंसस की मांग की, और कास्ट सेंसस की मांग इसलिए कर रहे हैं, कमजोर लोग तबकों के लोगों को बेहतरीन के लिए, उनके बेहतर के लिए एक रणनीति बनाई जाए। इसीलिए आप ये जो हमारा माइंड है ये किसी को खुश करने के लिए नहीं। और ऐसा होता है पॉलिटिक्स में, आज मेरे साथ वोट देते हैं, कल दूसरों को देते हैं। हम देखे हैं 60 साल में कैसा हुआ, क्या हुआ, लोग बदलते कैसे रहते हैं। तो इसीलिए वोटरों के ऊपर आप गुस्सा मत निकालो, एरिया के ऊपर आप गुस्सा मत निकालो। कोई एरिया, कोई स्टेट अगर आपको वोट नहीं देता तो आप क्या करते थे, उस स्टेट को पैसे देने का बंद करते हो, जीएसटी वक्त पे नहीं देते हो, ये आपका काम चल रहा है। और इरिगेशन पे नहीं देते हो, रेलवे के प्रोजेक्ट को नहीं देते हो। तो इसीलिए मैं और 1-2 मिनट लूंगा, खत्म। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने आने वाली चुनौतियों से आगाह करते हुए संविधान सभा में कहा था, इन पॉलिटिक्स वी विल हैव इक्वालिटी एंड इन सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ वी विल हैव इनइक्वालिटी। हाउ लॉन्ग शैल वी कंटिन्यू टू डिने इक्वालिटी in our social and economic life? If we continue to deny it for long, we will do so only by putting our political democracy in peril. तो अध्यक्ष, सर, और गरीब बनते जा रहा है, अमीर बनते जा रहा है, और 5% इस देश के लोग 62% संपत्ति उनके पास, 1% लोगों के पास आज 3% संपत्ति है, सॉरी 50% लोगों के पास। तो ये सारी चीजें आपकी इकोनॉमी किधर गई? क्यों इसको कम करने में आप लोग काम नहीं कर रहे? ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं। और आप इतने सभी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन के तहत करते हो, तो ये क्यों नहीं किए, ये मेरा सवाल है। दूसरा और एक सवाल है सर, मणिपुर में लगातार हिंसा और अशांति जारी है। हिंसा और अशांति जारी है, लेकिन 1.5 साल में मोदी जी को मणिपुर की हालात का जायजा लेने का समय नहीं मिला। वो पूरे दुनिया में फिर रहे हैं, देश में फिर रहे हैं, इलेक्शन के लिए हर जगह जाते हैं। परसों मैं जब मिले थे तो उस वक्त मैं बोला, मुझे बोले कि कैसे हो, तो ठीक है बोले, शायद नड्डा साहब भी थे वहाँ, तो ठीक है बोले। तो आप बहुत घूम रहे बोल के मुझे बोले, तो मैं बोला साहब अब इलेक्शन में घूमना ही पड़ता है, आप जब गली गली घूम रहे हो, मैं कम से कम दिल्ली में तो फिरना पड़ेगा। तो ये सब जगह जाने का मौका उनको मिलता है, लेकिन मणिपुर जाने के लिए वो तैयार नहीं है। राहुल गांधी खुद गए और वहां से
पाद यात्रा निकाली और वो और ऑल पार्टी वाले उसको सपोर्ट करें। जब वो निकलते हैं, आपको तो इतना संरक्षण है, आप क्यों नहीं जा रहे, क्यों इस समस्या को सुलझा रहे हैं? तो मैं आपसे ये बात करने, इसके लिए मैं बात कर रहा था। और ये अशांति कितने दिन चलेगी, कैसा चलेगा, तो ये आप मुझे बताना चाहिए। और इस देश को एक हमने रखा। वल्लभ भाई पटेल जी ने 500 से अधिक रियासतों में बटे देश को एक किया, लेकिन आप क्या कहते हैं, एक है सेफ है। अरे एक है सेफ है, ये सेफ है देश, इसमें कोई अगर अंगार, इसमें अगर कोई अंगार डालेंगे तो वो लोग इसको फोड़ने का काम कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं ज़्यादा आपका वक्त नहीं लेता। तो देखिए, और एक लास्ट कोट में आपका पढ़ूंगा। भक्ति इन रिलीजन may be a road to salvation of the soul, but in politics, bhakti or hero worship is a sure road to degradation and to eventual dictatorship. तो ये डिक्टेटरशिप के से बाहर है। आप जो आज बजा रहे हैं ना ढोल बजा बजा के उनकी भक्ति की नारा कर रहे हैं, तो वो ये लोग उनको डिक्टेटरशिप की तरह ले जाना चाहते हैं और वो डिक्टेटर बनने को तैयार है। तो इसीलिए मैं आपसे विनती करूंगा कि ये डेमोक्रेसी डिक्टेटरशिप के तहत नहीं चलना चाहिए और सभी लोग आज जो संविधान को हम मानते हैं वो उसी पर हम चलना चाहिए। और आज इस देश के लिए एक बात जरूरी है, जब देश को आज़ादी मिली, जब एटली ने, आपको मालूम, लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री, उन्होंने उस वक्त चर्चिल ने क्या कहा था, भारत को स्वाधीनता देने वाले लॉर्ड एटली सरकार के प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान ब्रिटिश संसद में पूर्व प्रधानमंत्री और तत्कालीन विपक्षी नेता विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि आज़ाद होते ही भारत बिखर जाएगा और वहाँ दुष्टों, बदमाशों, लुटेरों के हाथ चला जाएगा। ये बात चर्चिल की ये मंशा थी। हम नहीं चला सकते, हम संविधान नहीं बना सकते, इसीलिए उन्होंने ये बात की। लेकिन पंडित नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद, डॉक्टर अंबेडकर ने इस देश को डेमोक्रेसी लाकर सबको बचा दिया। और इतना कहते हुए मैं और कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। आपको आपको एक ही मिनट में समझा के बैठूंगा, एक ही मिनट में सब। देखो, एक राहत इंदौरी का है, राहत इंदौरी, जहां से गुजरो धुआं बिछा दो, जहां से गुजरो धुआं बिछा दो, जहां भी पहुंचो धमाल कर दो, जहां भी पहुंचो धमाल कर दो। तुम्हें सियासत ने हक दिया है, हरी जमीनों को लाल कर दो, हरी जमीन को लाल कर दो। अपील भी तुम, दलील भी तुम, गवाह भी तुम, वकील भी तुम, जिसे भी चाहो हराम दिल लिख दो, जिसे भी चाहे वो हलाल कर दो। ये शब्दों के साथ मैं मेरे 4 शब्दों को समाप्त करता हूँ। आपने जो मेरे को समय दिया इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ। मेरा समय मेरे पार्टी के समय में मत काटो, यही विनती करता हूँ।